गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम पढ़ेंगे उसी ह्यूमन हेल्थ का अगला भाग, एलर्जी, ऑटो इम्यून डिजीज़, स्व प्रतिरक्षा रोग और प्रतिरक्षा न्यूनता रोग या इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज़। तीन चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहला एलर्जी। आपको हम कई बार बता चुके हैं, कोई भी बाह्य पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है या जो हमारे शरीर जिसको स्वीकार नहीं करती है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन या किसी बाह्य पर्यावरणीय पदार्थों के प्रति हमारे शरीर की अतिक्रियाशीलता या कह सकते हैं अति संवेदनशीलता, अतिक्रियाशीलता या अति संवेदनशीलता, अति संवेदनशीलता यानी हाइपर एक्टिविटी या रिएक्टिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी ही एलर्जी कहलाती है। किसी भी एंटीजन या बाह्य पर्यावरणीय पदार्थों के प्रति हमारे शरीर की अतिक्रियाशीलता, अति संवेदनशीलता ही एलर्जी कहलाती है। ऐसे पर्यावरणीय पदार्थ, ऐसे एंटीजन पदार्थ जो हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न करते हैं, उसे हम एलर्जेंस कहते हैं। उसे हम क्या नाम देंगे? एलर्जेंस नाम दिया जाता है। ये एलर्जेंस क्या करते हैं? लिम्फोसाइट से इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई को प्रेरित करते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी होता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई होता है, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। इस एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी का प्रकार है। आप जानते हैं एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी एक वेपन्स है या हथियार है। ये एंटीबॉडी एलर्जेंस से जुड़ जाती हैं। एलर्जेंस क्या हैं? ऐसे पदार्थ, ऐसे एंटीजन, ऐसे पर्यावरणीय पदार्थ जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं, एलर्जेंस कहलाते हैं। एलर्जेंस लिम्फोसाइट से इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई यानी एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। जब एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है तो ये एंटीबॉडी एलर्जेंस से आकर के बाइंड हो जाते हैं। जब ये एंटीबॉडी एलर्जेंस से बाइंड हो जाएंगे तो ये मास्ट कोशिका से जाकर के जुड़ जाते हैं। शरीर के रुधिर में मास्ट सेल्स पाई जाती हैं, या कह सकते हो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में तरल संयोजी ऊतक जो होता है उसमें मास्ट सेल्स पाई जाती हैं, और मास्ट कोशिकाओं से ये दोनों क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, जिससे मास्ट कोशिकाएं हिस्टामिन और सीरोटोनिन का स्रावण करने लगती हैं। हिस्टामिन क्या काम करता है? रुधिर वाहिनियों को फैला देता है, मोटा कर देता है। ये जो पतली वाहिनियां हैं ये मोटी हो जाती हैं, यहाँ पर फूल जाता है, यानी इन्फ्लामेशन को बढ़ावा देता है, प्रदाह को बढ़ावा देता है, सूजन को बढ़ावा देता है। कौन? हिस्टामिन। किससे स्रावित होता है? मास्ट सेल से। कब स्रावित होता है? जब एलर्जेंस और इम्यूनोग्लोब्यूलिन या एंटीबॉडी आपस में जुड़ जाते हैं तो मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन का स्रावण होने लगता है। हिस्टामिन रुधिर वाहिनियों को फैला करके मोटा कर देता है। वहाँ पर रुधिर और प्लाज्मा का जमाव या तरल पदार्थों का जमाव ज़्यादा होने लगता है, जिससे जो रुधिर वाहिनियाँ हैं वो सूज जाती हैं या फूल जाती हैं, या इन्फ्लामेशन हो जाता है या प्रदाह हो जाता है। सीरोटोनिन क्या काम करता है? कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, रुधिर वाहिनियों में संकुचन को प्रेरित करता है। तो जब इधर मान लीजिए यहाँ पर एलर्जी हुई तो यहाँ पर रुधिर वाहिनियाँ फैल रही हैं, तो इधर से रुधिर वाहिनियों में कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा, संकुचन का काम करेगा। जब संकुचन करेगा तो जो ब्लड उसमें या फ्लूइड भरा हुआ है वो कहाँ आएगा? जो रुधिर वाहिनियाँ फैल गई हैं वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और शरीर पर सूजन आ जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाता है। यही है पूरी प्रक्रिया एलर्जी में कैसे काम होता है।
अब ये जो एलर्जी है इसमें लिखा है कि बहुत सारे प्रकार की एलर्जी हो सकते हैं, कोई भी पदार्थ हो सकता है, जैसे अंडा, मांस, मछली, फूलों की गंध, फल, मकरंद, पराग, दूध, पनीर, दवाएं, सौंदर्य प्रसाधन, ग्लूकोज, सोना, चांदी, धूल की चिचड़ी, ये सब आदि एलर्जी के कारण हो सकते हैं। यानी कोई भी पदार्थ आपके शरीर में अगर अति क्रियाशीलता उत्पन्न करता है तो ये चाहे लोकल स्थान पर एलर्जी उत्पन्न हो, चाहे पूरे शरीर में एलर्जी उत्पन्न हो, कभी कभी पूरे शरीर में जब एलर्जी उत्पन्न हो जाती है तो इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और इसके लिए एंटीहिस्टामिन या एड्रेनलिन नामक दवाओं का उपयोग किया जाता है या पदार्थों का उपयोग किया जाता है। एंटीहिस्टामिन जो हिस्टामिन को रोकने में मदद करती है, यानी उसका स्रावन नहीं होने देती। दूसरा आइए ऑटो इम्यून डिफिशियंसी, स्वप्रतिरक्षा रोग। जब हमारे प्रतिरक्षा तंत्र, हमारे जो सुरक्षा तंत्र है, हमारे बाह्य अणुओं को नष्ट करने के बजाय, बाह्य एंटीजन को नष्ट करने के बजाय हमारे खुद के शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करना प्रारंभ कर देता है तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज या स्वप्रतिरक्षा रोग कहते हैं। यानी ये क्या काम करता है, अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, जिससे परिणाम इसके घातक हो सकते हैं। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये गठिया रोग है जिसमें जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी जो एंटीबॉडी है, अपनी ही जो पैर में या घुटने में जो भी सेल्स होती हैं उनको ये जो है डैमेज कर देता है, जिससे गठिया रोग हो जाता है, यानी मुड़ नहीं पाती हैं सही से। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहलाता है। अगला है क्रॉनिक एनीमिया, दीर्घकालिक एनीमिया। लंबे समय तक जब आरबीसी, अपनी ही एंटीबॉडी की कोशिकाएं स्वयं की आरबीसी रुधिर की लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर देती हैं तो रुधिर की कमी हो जाती है, दीर्घकालिक एनीमिया कहलाता है, क्रॉनिक एनीमिया कहलाता है। मायस्थीनिया ग्रेविस, मायस्थीनिया ग्रेविस जब स्वयं की एंटीबॉडी स्वयं की पेशी कोशिकाओं को नष्ट करने लगती हैं तो उस रोग को मायस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। इसमें भी संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। जब स्वयं की एंटीबॉडी लीवर की सेल की कोशिकाओं को नष्ट करने लगती है तो उसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस या दीर्घकालिक हेपेटाइटिस कहते हैं। ये भी स्वप्रतिरक्षा रोग है। हाशिमोटो डिजीज, जब स्वयं की थायराइड ग्रंथि थायरोइम्यूनोग्लोबुलिन के उत्पन्न होने के कारण स्वयं की थायराइड ग्रंथि नष्ट होने लगती है तो उसे हाशिमोटो का रोग कहते हैं। तो ये इतने रोग उत्पन्न होते हैं स्वप्रतिरक्षा रोग के कारण। और ये कैसे उत्पन्न होती है, स्वप्रतिरक्षा कैसे होने लगती है, यानी अपनी ही शरीर की जो सुरक्षा करने वाली कोशिकाएं हैं अपनी ही कोशिकाओं को कैसे नष्ट करने लगती हैं, बॉडी की कोशिकाओं को। ये पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण हो सकता है, वायरस में म्यूटेशन के कारण हो सकता है, वायरस में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है, या इसके अलावा कुछ ऐसे शरीर में कोशिकाओं में बनने वाले प्रोटीन्स हैं जो बाहर आ जाते हैं रुधिर में, और रुधिर में फिर उनको मारने के लिए अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट किया जा सकता है। तो ऐसे कई कारण इस ऑटो इम्यून डिजीज़ के हो सकते हैं। लास्ट है प्रतिरक्षा न्यूनता रोग। जब शरीर में जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो आप पढ़ चुके हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है तो इस रोग को हम प्रतिरक्षा न्यूनता रोग कहते हैं। यानी शरीर में जो विशेष सुरक्षा करने वाली कोशिकाएं टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट हैं उनमें जब कमी हो जाती है तो उसे प्रतिरक्षा न्यूनता रोग कहते हैं। और प्रतिरक्षा न्यूनता यानी जब किसी बच्चे में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का निर्माण जन्म से नहीं होता है तो उस रोग को हम नाम देते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी या SCID। कभी कभी SCID का फुल फॉर्म या पूछा जाता है ये क्या है, तो इसका मतलब जब किसी भी व्यक्ति के या बच्चे में जन्म से ही टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का निर्माण नहीं होता है तो इसे हम सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी रोग कहते हैं। यही इतना था आपका एलर्जी, ऑटोइम्यून डिजीज, प्रतिरक्षा न्यूनता रोग। कल हम पढ़ेंगे स्टेम सेल्स के बारे में।
थैंक यू।